नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानू शर्मा है और मैं NIE नंबर 1 इंस्टीट्यूट की हिंदी की फैकल्टी हूँ। हम पढ़ रहे हैं हिंदी के अंतर्गत हम संधि पढ़ रहे थे और संधि के प्रकारों में हम स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ चुके थे और हम विसर्ग संधि पढ़ रहे थे। विसर्ग संधि के अंतर्गत हम विसर्ग संधि के प्रकार पढ़ रहे थे। विसर्ग संधि के प्रकार पढ़ रहे थे, ठीक है। विसर्ग संधि के कितने 7 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? जिनमें से हम कल 3 पढ़ चुके थे। कौन कौन से पढ़ चुके थे? पहला, विसर्ग का ओ होना। विसर्ग का ओ होना, ओ होना। इसमें 2 अपवाद थे, अंतः और पुनः, ठीक है। दूसरा है विसर्ग का र होना। विसर्ग का र होना, ठीक है। और तीसरा है विसर्ग का श होना, ठीक है। तो ये जो 3 प्रकार थे हम कल पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे चौथा प्रकार, विसर्ग का श होना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चौथा प्रकार, विसर्ग का श होना, ठीक है। विसर्ग का श होना। यदि विसर्ग के पहले ई, उ तथा बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ हो तो विसर्ग का श हो जाता है, ठीक है। देखिए, देखिए, ये इसकी परिभाषा है कि यदि विसर्ग के पहले ई, उ तथा बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? श हो जाता है, ठीक है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम। निह धन कपट, क्या होगा? निष्कपट, ठीक है। निह धन कपट क्या होगा? निष्कपट। यहाँ देखिए, विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए? ई या ई उ होना चाहिए। तो यहाँ पे ई है और यहाँ पे क्या है? क है। तो यहाँ पे क है, ठीक है। तो पहले ई है और बाद में क है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए, ठीक है। नि धन कपट क्या हो गया? निष्कपट, है ना। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, निह धन कंटक। यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के साथ क है, ये रहा, ठीक है। विसर्ग से पहले क्या है? ई है। विसर्ग के पहले ई, विसर्ग के बाद क, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार देखिए, धनु धन टंकार, धनुष टंकार, धनुष टंकार, ठीक है। यहाँ पे क्या है? उ है और उ के साथ क्या है? ट है। उ के साथ क्या है? ट है। तो यहाँ पे जो ये विसर्ग है इसका परिवर्तन क्या में हो जाएगा? विसर्ग का परिवर्तन श में हो जाएगा, ठीक। क्लियर? इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं।
देखिए नीह, यहाँ पे विसर्ग के पहले ई है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ठ है, क्या है, ठ है, तो विसर्ग के बाद ठ, विसर्ग के पहले ई, तो यहाँ पे विसर्ग का क्या हो गया, श हो गया, ठीक है। उसी प्रकार नीह धन प्राण निष्प्राण और नीह धन फल निष्फल, ठीक है। नीह धन फल निष्फल, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ई है, ई के साथ क्या है, विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के बाद क्या है, प है, तो विसर्ग के बाद प हो, विसर्ग के पहले ई हो, तो वहाँ श में परिवर्तित हो जाता है विसर्ग, तो नीह धन प्राण निष्प्राण, और इसी प्रकार नीह धन फल निफल निष्फल। ओके, क्लियर। तो ये हमारा कौन सा चौथा प्रकार था, विसर्ग संधि का चौथा प्रकार। इसका एक अपवाद है चौथे नियम का, दु धन ख, दुख, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ये हमारा शब्द है दुख, ये हमारे विसर्ग के श होने के नियमों को फॉलो करता है। यहाँ पे विसर्ग के पहले उ है और विसर्ग के बाद ख है, लेकिन यहाँ पे विसर्ग का विलोप नहीं हुआ और विसर्ग की जगह विसर्ग ही रहा, ठीक है। तो ये शब्द क्या है, इसका अपवाद है। इसका पांचवा प्रकार पढ़ते हैं, विसर्ग का स होना, विसर्ग का स होना, ठीक है। विसर्ग का स कब होता है, जब विसर्ग के बाद त या थ शब्द आता है, तो जो विसर्ग होता है वो स में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। देखिए ये हटा देते हैं यहाँ से, विसर्ग के बाद त या थ आने पर त या थ आने पर विसर्ग का स हो जाता है, ठीक है। विसर्ग के बाद त या थ आने पर विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है, ठीक है। देखिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इसका सबसे प्रचलित उदाहरण है नमः धन ते, नमस्ते। ये बहुत ही प्रचलित उदाहरण है इसका और बहुत से एग्जाम में पूछा भी जाता है। नमः धन ते नमस्ते। देखिए यहाँ पे क्या है, विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या है, त है, तो विसर्ग के बाद त या थ आता है तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो विसर्ग था वो स में परिवर्तित हो गया, नमः धन ते नमस्ते, ठीक है। एक और देखिए, नीह धन तेज निस्तेज, है ना, और मनः धन ताप मनस्ताप। देखिए नीह धन तेज, यहाँ पे विसर्ग था, विसर्ग के बाद क्या आया, त आया, तो नीह धन तेज निस्तेज, क्या हो गया, निस्तेज। उसी प्रकार मनः ताप, तो क्या हुआ, मनस ताप, है ना। इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। नीह धन संताप, ठीक है। दूह धन तर दुष्तर, और दूह धन दुष्तर, है ना। देखिए नीह धन संताप, ठीक है,
क्या है यहाँ पे, दूह धन तर, क्या हुआ, दुष्तर। ठीक है, यहाँ पे दूह धन तर, तो यहाँ विसर्ग के बाद क्या आया, त आया। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, आधा स हो गया, दुष्तर। ठीक है, तो ये हमारा विसर्ग के स होने का नियम था, और ये नियम नंबर 5 था विसर्ग संधि का। ठीक है, अब इसका पढ़ेंगे हम छठा नियम। विसर्ग का लोप होना, क्या होना, विसर्ग का लोप होना। यह हमारा विसर्ग स्वर संधि का छठा प्रकार है, और इस छठे प्रकार के या छठे नियम के 3 उपनियम है। क्या है, 3 उपनियम है। ठीक है, हम तीनों को पढ़ेंगे। पहला पढ़ लेते हैं, यदि विसर्ग के बाद छ हो, तो विसर्ग का विलोप हो जाता है, तथा छ के पहले च का आगमन हो जाता है, च का आगमन हो जाता है। किस प्रकार से दिख रहा है ये? ठीक है, इसका उदाहरण ऊपर देख लेते हैं। उपनियम पहला क्या है, यदि विसर्ग के बाद क्या हो, छ हो, विसर्ग के बाद छ हो, तो विसर्ग का विलोप हो जाता है, तो छ के पहले च का आगमन हो जाता है। इसका उदाहरण बनेगा अनुधन छेद इज इक्वल टू अनुच्छेद। किस प्रकार से देखिए, अनुधन छेद, तो क्या होगा, अनुच्छेद। क्लियर, देखिए दिख रहा है ऊपर ही। ये उदाहरण ऊपर देख लेते हैं। अनुधन छेद इज इक्वल टू अनुच्छेद। ठीक है, क्या हो गया, अनुच्छेद। अब यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या था, छ था, तो छ के पहले, ठीक है, छ के पहले हमने आधे च का या च का उपयोग किया, और ये जो विसर्ग था इसका विलोप हो गया। ठीक है, इसका दूसरा उपनियम पढ़ते हैं। इसका दूसरा उपनियम पढ़ते, छत्र धन छाया, छत्र छाया। देखिए यहाँ पे विसर्ग है, और विसर्ग के बाद छ आया, तो हमें विसर्ग की जगह क्या यूज किया, च का प्रयोग किया। ठीक है, अब इसका दूसरा उपनियम है। इसके छठे उपनियम का दूसरा उपनियम देखिए। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद र हो, तो विसर्ग के पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है, तथा विसर्ग के पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। हम यही नियम पढ़ रहे हैं, विसर्ग का लोप होना। ठीक है, लोप हो जाता है। देखिए इसको उदाहरण के माध्यम से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उदाहरण देखिए इसका, नीह धन रोग, निरोग, और नीह धन रस, तो नीरस। देखिए
ठीक है। नी के साथ क्या लगा है? विसर्ग, और विसर्ग के साथ र आया है, तो विसर्ग के बाद क्या आया है? र आया है, तो विसर्ग के पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ देखिए जो नी है उसमें छोटी ई की मात्रा लगी है, ठीक है, मतलब इसके पहले स्वर है वो कौन सा है? ह्रस्व स्वर है, छोटा आया। विसर्ग के बाद जब हमारे पास र आया तो ये जो निरोग में हमारे पास नी की मात्रा थी वो दीर्घ हो गई या बड़ी हो गई, बड़ी ई की मात्रा हो गई। इस प्रकार से अगर यह देख लीजिए कि अगर विसर्ग के बाद क्या आता है? र आता है, विसर्ग के बाद क्या आता है? र आता है, ठीक है। तो जो विसर्ग से पहले स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है और विसर्ग का क्या हो गया? लोप हो गया, ठीक है। ये हमारा दूसरा उपनियम था। तीसरा और अंतिम उपनियम पढ़ेंगे। तीसरा और अंतिम उपनियम, यदि विसर्ग के पहले अ तथा आ हो एवं विसर्ग के पहले अ तथा आ हो एवं उस विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, बाद भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है। विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है। विसर्ग क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। एत धन अतः धन एव, क्या होगा? अतएव, ठीक है। अतएव, अत धन एव। यहाँ देखिए विसर्ग के पहले हमारे पास क्या था? स्वर था, अ था, और विसर्ग के बाद क्या था? एक भिन्न स्वर था। तो जब हमने इसकी संधि करी तो अत एव यानी कि विसर्ग का लोप हो गया, ठीक, क्लियर। ये हमारा छठे प्रकार के 3 उप प्रकार हो गए थे, ठीक है। अब हमारा 7वां और अंतिम प्रकार किसका? विसर्ग संधि का 7वां और अंतिम प्रकार। नियम, विसर्ग में परिवर्तन न होना, विसर्ग में परिवर्तन न होना। यदि विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले क्या हो? अ हो, तथा बाद में विसर्ग के बाद में क, ख, प, फ हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे अपन किस प्रकार से। देखिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद क, ख, प, फ हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किस प्रकार से? उदाहरण देखिए। रजः धन कर्ण, ये होगा रजः कर्ण, ठीक है। देखिए यहाँ पे विसर्ग के पहले हमारा जो स्वर आ रहा है वो कौन सा है? अ है, ठीक है। ज को जब हम उच्चारित करते हैं तो अ का साउंड आता है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या आ रहा है? क आ रहा है, तो अ प्लस क, अ प्लस क, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? विसर्ग के बाद क आ गया और विसर्ग के पहले अ आ गया, तो यहाँ पे विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रज कर्ण का रजः कर्ण हुआ, ठीक है। उसी प्रकार देखिए प्रातः काल, है ना। यहाँ पे भी विसर्ग के पहले अ आया है और विसर्ग के बाद क आया है, तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगा? ये प्रातः काल, विसर्ग का लोप नहीं होगा, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे अंतःकरण, अंतःधनकरण, अंतःकरण,
अंतः धन पूर, अंतपूर, अंतःपूर, अंतःपूर, अधः धन पतन, अधःपतन, और पुनः धन फलित, पुनः फलित, पुनः फलित। दिख रहा है? ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल लिखे हैं इसमें विसर्ग के पहले क्या है, जैसे अ है, ठीक है, यहाँ विसर्ग के पहले क्या है, अ है, और विसर्ग के बाद क है, ठीक है, क्या है, क है, तो प्रातः काल। उसी प्रकार यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या है, क है, तो अंतःकरण। यहाँ किसी भी यहाँ इस प्रकार की कंडीशन में हमारे विसर्ग का लोप नहीं होगा, ठीक है। अंतः धन पूर, त विसर्ग के पहले अ का साउंड है और विसर्ग के बाद हमारे पास प पूर। उसी प्रकार अधः धन पतन, ठीक है, अधः धन पतन, तो क्या हो गया ये, अधः पतन, और पुनः धन फलित, तो पुनः फलित, ठीक, क्लियर। तो ये हमारे इसके उदाहरण थे। अब इसके भी दो अपवाद हैं, क्या है, इसके भी दो अपवाद हैं। कौन कौन से अपवाद हैं इसके, देख लेते हैं। इसके अपवाद हैं, एक है नमः और एक है पुनः, पुरः, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं। नमः धन कार, क्या होगा, नमस्कार, और यहाँ पे देखिए पुरः धन कार, क्या होगा, पुरस्कार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे विसर्ग के पहले अ आया है, ठीक है, विसर्ग के पहले क्या आया है, अ आया है, और विसर्ग के बाद क्या आया है, क आया है, तो नमस्कार होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, नमस्कार होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पुरः धन कार, ठीक है, तो पुरःकार होना चाहिए, किंतु ये क्या होता है, पुरस्कार होता है, क्लियर। तो ये हमारे इसके क्या है, दो अपवाद है ना। तो आज हमने विसर्ग संधि के प्रकार, सातों प्रकार कंप्लीट कर लिए। हम पढ़ चुके हैं व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि, तीनों ही प्रकार पढ़ चुके हैं। कल हम कुछ विशेष प्रकार के संधि पढ़ेंगे, कुछ विशेष प्रकार के संधि के नियम होते हैं, कल हम वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारी संधि का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।